वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले जो है अपने सब्जेक्ट सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी का जो है वो दिल्ली दर्शन कर लिया था, और हमने तय किया था कि हम किस पार्ट को पहले पढ़ रहे थे? बी पार्ट को। बी पार्ट कितने मार्क्स के लिए है? 35। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कम से कम हमें पता होना चाहिए कि हम किस पार्ट को जो है वो पढ़ रहे हैं और क्या इसका जो है वो वेटेज है। तो हम बी पार्ट को पढ़ रहे हैं, 35 मार्क्स का वेटेज है। इसमें हमने पढ़ना शुरू किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो है हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले देखा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, और हमने देखा था कि हम अपने दिमाग से जो भी चीज बनाते हैं, चाहे वो आपका जो है कोई नई दवाई हो, चाहे वो एलईडी का इन्वेंशन हो। देखिए, अभी भी मैंने वर्ड यूज किया कि एलईडी टीवी। आपको याद होगा कि पहले जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फिर कलर टीवी, फिर जाकर के आपका एलसीडी टीवी, फिर एलईडी, प्लाज्मा टीवी, अब तो नैनो टेक्नोलॉजी तक आ रही है, जहां पे पतले से स्क्रीन, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी पे जो टीवी आ रहा है वो टीवी नहीं बल्कि एक बटन होगा। आप बटन दबाएंगे तब जाकर के वो टीवी जैसा जो है वो आ जाएगा, यानी कि एक झिल्ली आएगा, उस पर आप देखना शुरू कर देंगे। याद कीजिए पहले कितना बड़ा पीछे का वो बॉक्स हुआ करता था, उसकी जगह आ गया ना स्लिक वाला, अब उससे भी छोटा एक बटन। ये सब है क्या? नया नया इन्वेंशन है या नहीं है? हम कहते रहते हैं कि अरे बहुत सारा इन्वेंशन हो रहा है, नई नई चीजें हो रही है। इन्हीं नई नई चीजों के लिए लोगों को मोटिवेशन मिले, और ये मोटिवेशन कब मिलेगा? जब कोई भी इन चीजों को बनाए तो उसे इसका मॉनेटरी बेनिफिट मिले। जब भी वो इस चीज को बनाए तो कोई भी व्यक्ति इस चीज को बनाने से पहले उसे रॉयल्टी पे करे, उसके मर्जी से ऐसा करे। इसी चीज को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है लेकिन किससे तैयार हुआ है? इंटेलेक्ट से। जैसे बॉटल, पेन, पेंसिल, ये आपका प्रॉपर्टी है, मकान, वैसे इंटेलेक्ट से जो तैयार हुआ वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने बहुत अच्छी बुक लिखी, आपने बहुत शानदार जो है वो मूवी बनाई। सुबह में मैं आ रहा था तो न्यूज में देख रहा था कि कोई एक मूवी आने वाली है, बाहुबली टाइप का ही है। उसमें जो है वो सिर्फ 7 मिनट के लिए जो है, या 8 मिनट के जो है एक्शन सीन के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कोई न्यूज दे रहा था, बस न्यूज तैयार होते वक्त न्यूज सुनते हुए मैंने देखा था। इसका मतलब है कि इतने पैसे से जो किसी ने मूवी बनाई, और आप 10-10 रुपए में उसे जो है वो लक्ष्मी नगर और जो है वो डीयू एरिया में जाकर के पेन ड्राइव में ले करके देखना शुरू कर दें, आप उसका सीडी ले करके 10-10 बीच में देखें, तो मुझे बताइए क्या उसे मोटिवेशन मिलेगा फिर से ऐसी मूवी बनाने का? हजारों करोड़ में आजकल मूवी बन रही है, सैकड़ों तो खैर दूर की बात हो गई, उतना तो जो है वो 500 करोड़ का तो एक दिन में टिकट बिक जाता है। आपने कोई बहुत अच्छा बुक लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिस्टिक वर्क किया है, बहुत अच्छा स्लोगन लिखा, बहुत अच्छा ट्रेडमार्क बनाया, बहुत अच्छा कार का डिजाइन बनाया, कहा इन चीजों को कैसे प्रोटेक्शन दे? कहा प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब इसके लिए क्या होना चाहिए? कोई कानून होना चाहिए। और यही हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रिजर्व करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरह के क्या बनाए? एक्ट्स बनाए, जिसमें हमने पेटेंट एक्ट के जरिए इन्वेंशन को प्रोटेक्ट किया, कॉपीराइट के जरिए बुक, मूवी, आपके जो सॉन्ग्स, यो हनी सिंह, ये सब जो सॉन्ग्स म्यूजिक हैं, इन सब को ट्रेडमार्क के जरिए, ये जो अलग तरह के जो है मार्क होते हैं, टिक मार्क या अच्छे अच्छे स्लोगन्स जो होते हैं, जिसमें हम कहते हैं आओ कुछ तूफानी करते हैं, पागलपंथी भी जरूरी है, डर के आगे जीत है, ये सारे चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन, अच्छे कार के डिजाइन, अच्छे शूज के डिजाइन, अच्छे बॉटल के डिजाइन, अच्छे जो है वो कैमरे के डिजाइन, हर चीज का डिजाइन, चाहे एसी का डिजाइन हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिससे हम किसी जगह, किसी खास जगह के जो है वो चीजों में होने वाले खास तरह के प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें ये 5 जो है वो क्या पढ़ने थे? एक्ट पढ़ने थे, जिसमें से हमने पहला शुरू किया जो क्या था? हमारा पेटेंट। और हमने कहा कि पेटेंट आसान शब्दों में किस चीज पे मिलेगा? इन्वेंशन। और एकदम अलर्ट रहिएगा वाइट, इन्वेंशन पे मिलेगा। और इन्वेंशन का मतलब क्या हुआ? न्यू प्रोडक्ट। कहा कि न्यू प्रोडक्ट किसको कहेंगे? जो सामान अभी अभी खरीद के लाया उसको न्यू प्रोडक्ट। बोला इसके अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट वो नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? पेटेंट एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग ये न्यू प्रोडक्ट नहीं है। तो कहा इसके अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट क्या है? कहा इसके अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट का मतलब है जिसमें कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये दोनों चीजें इसमें क्या होनी चाहिए? मौजूद होनी चाहिए। कहा इन्वेंटिव स्टेप का क्या मतलब है? कहा अगर उस चीज को बनाया है तो उसमें कुछ ऐसा हो जो उसमें एक्सपर्ट को भी ना पता हो। अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी बनाया है तो जिन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन्हें भी ये चीज ना पता हो।
अब आपने नहीं देखा इसका मतलब वो इन्वेंशन नहीं है। एक्सपर्ट को भी वो बात नहीं पता है तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेंटिव स्टेप्स कहलाएगा। मान लीजिए कि मैंने कभी एलईडी टीवी नहीं देखा, तो मेरे लिए तो एलईडी टीवी चमत्कार, और टीवी दीवारों पे भी लग सकते हैं, मैंने तो टीवी सिर्फ टेबल पे देखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो नया जरूर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो नया है, मेरे लिए ऑब्वियस नहीं था। लेकिन अगर कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट है तो वो तो बोलेगा ये तो कब से चलता आ रहा है। और उसका क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बेकार चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसका क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इस्तेमाल होना चाहिए। फिर हमने कहा कि इन चीजों पे क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे मैंने दो रीजन बताया था, ध्यान है आपको? दो वजह मैंने बताया था, दो खास तरह का। पहला, या तो लॉ के अगेंस्ट है, या पब्लिक के लिए वो सही, पब्लिक एट लार्ज के लिए सही नहीं है, अनइथिकल है, ठीक है। और दूसरा, गुड, हम किसी और एक्ट के जरिए उसको क्या कर ले रहे हैं? प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, यानी किसी न किसी और एक्ट में उसको प्रोटेक्शन दे दे रहे हैं। जैसे बुक पे पेटेंट नहीं मिलेगा, क्या वो लॉ के अगेंस्ट है? क्या सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है? तो कौन सी बात आएगी यहां? क्योंकि उसे हम किस एक्ट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कॉपीराइट में कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम किया तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा, क्यों भाई? लोगों के लिए अच्छा नहीं है? कहा बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसे हम किससे प्रोटेक्ट करेंगे? कॉपीराइट से करेंगे। आपने कोई स्लोगन या लोगो या पढ़ाई करने का कोई नया तरीका ढूंढा जिससे बच्चों को चीजें आसानी से समझ में आ जाए, कहा उस पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा। क्या बकवास चीज वो है? तो उस पर किससे प्रोटेक्शन मिल रहा है? इसका मतलब है किसी न किसी और एक्ट से हम उसको क्या कर दे रहे हैं? प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद यहां तक हमने देख लिया था। चलिए, अब हमने जो है वो एक डिस्कशन थोड़ा सा करके छोड़ा था कि अगर कोई चीज पेटेंट के दायरे में आ जाता है, यानी कि सबसे पहले हमने यही देखा था पेटेंट क्या है, तो इन्वेंशन। अगर कोई चीज इन्वेंशन के दायरे में आया है और इस दायरे में नहीं है, ध्यान से, इस दायरे में नहीं है और इस कंडीशन को क्या कर दिया है? फुलफिल कर दिया है, तो उसमें हमें क्या मिलना चाहिए? पेटेंट। कैसे मिलना चाहिए? अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का सफर हमने तय कर लिया था पिछले एपिसोड में, बढ़े यहां से आगे, ठीक है। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारा दो एस्पेक्ट है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए क्योंकि जब आपको बुक मिलेगी, बुक ऑलरेडी आपका तैयार है, जो आपके फॉर्मेलिटी उसके बाद आपको बुक मिल जाएंगे। बुक में आप देखिएगा कि जो आपका एग्जैक्ट सिलेबस है वो जो है मैंने बुक में आपके दिया है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं। रीजन ये है कि बुक बहुत जल्दी जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है, आपके हाथ में तो वो बाहर भी पहुंचेगा, उसमें कंप्लीट सिलेबस है। लेकिन कुछ चीजें जो है आपके जो है वो स्टडी मैट से बाहर भी आता है, क्योंकि वो एक लाइन लिखते हैं और उस पर क्वेश्चन बड़ा करके दे देते हैं। ये हर बार हो रहा है पिछले 4 अटेम्प्ट से, इसीलिए रिजल्ट कम आ रहा है। उन चीजों को आपको सिर्फ यहां देखने को मिलेगा, यानी कि क्लास और नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। ये मैं पहले दिन से ही आपको कह रहा हूं, लेकिन दोनों को मिक्स करके आपके सामने ही मैं उसे भी निकालूंगा और आप देखिएगा उसमें स्टडी मैट के सारे चीज कवर्ड हैं। लेकिन उसके बाद भी आप कहिएगा कि सर आपने तो इससे कुछ ज्यादा बताया था। तो ज्यादा बताया कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि वो जो है एग्जाम में क्या हो सकता है? इनडायरेक्टली आ सकता है। चलिए, अब बात करते हैं प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का, कि ये है क्या। अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मेरे बात को सुनिएगा। कोई अगर पेटेंट लेता है तो कैसे पेटेंट लेता है? चीजों को बनाता है, रिसर्च कर रहा है, जिस दिन बन गया आकर के क्या करेगा? पेटेंट के लिए आएगा। कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, उसके पास जाएगा और बोलेगा जी हमने इन्वेंटिव स्टेप्स वाला चीज फॉलो किया है और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? ह्यूमन बीइंग के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। ये दोनों चीज हमने जो है उसमें सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये दोनों चीजें हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर क्या होगा? इसका मतलब हम जो है डिजायर्ड अथॉरिटी के पास जाए। देखिए वर्ड मैंने क्या बोला? डिजायर्ड या कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास। किसी के पास चले जाएं, चलते हैं ना इनकम टैक्स कमिश्नर के पास और बोलते हैं कि पेटेंट दे दो, बहुत मारेगा, उसके पास सिक्योरिटी भी होते हैं। कहा नहीं, जो कंसर्निंग पर्सन है उसके पास जाएंगे। इसका मतलब चीजें तैयार करके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या ये जरा देखिए, अगर हम चीजें तैयार करके जाएंगे तो उसके बारे में बताना चाहिए या नहीं कि हमारी चीज एक दवाई है, इस दवाई के यूज करने से ये पर्सन ठीक हो जाएगा, इस बीमारी में इसका यूज होता है। ये बताएंगे या नहीं बताएंगे? आपने इस चीज को कैसे बनाया है, इसका सबसे बेहतर रिजल्ट कब आएगा, ये हमें बताना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, चीजों को हमने बना लिया
और बनाने के बाद क्या हुआ, शक्ति कपूर आ गए, प्रेम चोपड़ा आ गए, बेचारे अमरीश पुरी अब तो नहीं है, जब थे तो आ गए और बोला कि ये चीज मेरे हवाले कर, वरना इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। नहीं, गलती से 6 बोल दिया, इस रिवॉल्वर में गोलियां हैं। तो इसमें जो है वो 6 या जितनी भी गोलियां हैं। और वो बेचारा क्या करता था, अगर नहीं देता था तो उसे मार करके वो फॉर्मूला क्या कर दिया जाता था, छीन लिया जाता था। और उसके बाद उससे वो दवाइयां ये चीज बना करके, बहुत सारी मूवी भी है, मैंने एक तो देखा है, क्रिस, कुछ मिस्टर इंडिया, कुछ ऐसे ऐसे करके था। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब देखिए उसने चीजों को तो बनाया, लेकिन अभी वो जाता पेटेंट लेने के लिए, उससे पहले कुछ और लेने चला गया। अब पेटेंट कौन लेगा, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा या अमरीश पुरी अगर होते तो वो लेते और वो अपने नाम से कर लेंगे। मुझे बताइए, अगर लोगों ने इतने दिन तक मर के काम किया, क्या फायदा हुआ? या मान लीजिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो बोलते नहीं मैंने ऐसे जगह छिपा दिया है कि ढूंढ के निकाल लो, अब तो आप उसे मार नहीं सकते। कहता है कोई बात नहीं, ये देख, और तब उसे दिखलाता है कि वो जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे जो है वो तेरी बीबी, उस पहाड़ी पे तेरे बच्चे, और नीचे में जो है वो खदकता हुआ जो है वो एसिड, और उस पे मैं गिराने वाला हूं बच्चों को, ये देखो। रुक गया, नहीं 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 नहीं, मैं तैयार हूं। तब भी देना पड़ा, मतलब किसी न किसी कारण से आपने क्या कर लिया, उससे ले लिया। कहा इससे कैसे बचे? जब ये चीज ज्यादा होने लगा तो उन्होंने कहा थोड़ा सा जो है हम क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। कहा क्या उपाय करते हैं? अगर कोई चाहे तो जो चीज वो बनाने जा रहा है उस चीज को तैयार करने से पहले वो क्या करे, तैयार करने से पहले जो है वो जा करके बता दे अथॉरिटी को कि मैं इस तरह की दवाई बनाने वाला हूं। कौन सा? स्वाइन फ्लू से बचने की दवाई, या फिर जो है मैं जो है एक खास तरह का जो है वो टीवी बनाने वाला हूं, या कुछ भी जो भी सामान है जाकर के बता दे। आप कहिएगा सर उससे क्या होगा, अभी तो उसने चीजों को बनाया भी नहीं है। कहा कोई बात नहीं है, चीजों को बनाया नहीं है तभी तो वो सिर्फ बताएगा कि मैं इस चीज को बना रहा हूं, इस पे मैं क्या कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बड़े ध्यान से चीजों को सुनिएगा, एकदम दिमाग कहीं मत ले जाइएगा, सिर्फ यहां रखिएगा। आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसका मतलब कोई आदमी आकर के बोल दे कि मैं जो है वो स्वाइन फ्लू से बचने के लिए दवा बना रहा हूं, तो इसका मतलब कोई बार उस पर रिसर्च ना करे? कहा नहीं, अगर ऐसा है तो ये गलत है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने बोल दिया कि मैं स्वाइन फ्लू से बचने की दवा बना रहा हूं, और दवा कैसा बना रहा हूं, आराम से बोल दिया और मस्ती मार रहा हूं। अब बताइए कोई और साइंटिस्ट भी रिसर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो लगेगा कि एक ने क्या किया है, ऑलरेडी ये चीज कह दिया है। कहा गया नहीं, लोगों का नुकसान नहीं होगा, भले मैंने कह दिया है उसके बावजूद भी अगर हमारे रेड और ब्लैक ये दोनों भी क्या करते हैं, स्वाइन फ्लू से बचने की दवाई अगर बना रहे हैं तो बनाने दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि इन्होंने जो है वो बताया नहीं अथॉरिटी को, अपना बना रहे थे, क्यों? क्योंकि ये जो है शेर दिल है, ये खतरों के खिलाड़ी है, ये कहते हैं हमको किसी का डर नहीं, कौन माइका लाल मुझे आके मार डालेगा, खुद मेरे पास जो AK-47 AK-57 है, 3-4 ग्रेनेड आएगा तो फेंक के मार देंगे। या ये कहते हैं मेरे पास परमाणु बम ही है, वही फेंक देंगे। मैं कमजोर आदमी, गरीब आदमी, मैंने सोचा कि मैं क्या कर लेता हूं, ये बात बता देता हूं। अब देखिए, अगर जो है मेरी डेथ हो जाती है और उसके अगले दिन ही जो है कोई पहुंचता है पेटेंट लेने के लिए स्वाइन फ्लू से बचने की, अब मुझे बताइए क्या रेगुलेटरी बॉडी को यह शक जाएगा या नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी आदमी को क्या किया गया है, खत्म करके जो उससे छीन लिया गया है। इसका मतलब लोगों में यह डर आएगा कि नहीं आएगा कि इस बंदे ने ऑलरेडी अथॉरिटी को बताया हुआ है और मैंने तो आज तक बताया भी नहीं था। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि मेरी डेथ नहीं होती है, मैं बिल्कुल सही सलामत और मैं आराम से रिसर्च कर रहा हूं, तब तक जो है हमारे ब्लैक जो है वो स्वाइन फ्लू से बचने का वैक्सीन या दवाई बना लेते हैं और बनाकर अथॉरिटी के पास आते हैं। इनको पेटेंट मिलना चाहिए या नहीं? एकदम लॉजिकली चलिए, मैंने पहले ही बोला रट्टा मत मारिए। मैंने अथॉरिटी को पहले बता दिया था और मैं रिसर्च में लग गया, इन्होंने नहीं बताया और बिना बताए हुए क्या करने लगे, रिसर्च में लग गए। अब इन्होंने पहले बना लिया तो ये क्या लेने आ गए, पेटेंट फाइनल लेने आ गए। इनको मिलना चाहिए या नहीं? अगर ऐसा है तो इस केस में वो मुझे बताएंगे कि क्या आपने पेटेंट, आपने चीजों को बना लिया, मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। कैसे? अभी बताऊंगा प्रोसेस में। अगर मैं कहता हूं सर ये तो मेरा वाला ही है,
उस केस में इन्हें नहीं मिलेगा। उस केस में मुझे अपनी चीज को क्या करना पड़ेगा, दिखलाना पड़ेगा कि हाँ मैंने चीजों को क्या कर लिया, बना लिया। लेकिन अगर मैंने नहीं बनाया है तो इनको मिलना चाहिए या नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर ये भी पहुंचते हैं, मैं भी पहुंचता हूं, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा, जिसने बता दिया। बस इतना सा ही इसमें जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया सिचुएशंस को देखते हुए। पहले नहीं था, जब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होने लगे कि लोगों ने चीजों को बनाया, उस पे मूवी भी बनने लगे, तब उन्होंने इस तरह का प्रोविजन दिया कि अगर लोग चाहें तो चीजों को, जब उन्हें लगता है कि अब चीज को बना लेंगे, या उन्हें लग रहा है कि मैंने सब्सटेंशियल काम कर लिया है, तो वो जाकर के क्या ले सकते हैं, पेटेंट के लिए। मिलेगा तो नहीं पेटेंट अभी, लेकिन पहले से जाकर के कहिए कि अपना जो है प्रायोरिटी डेट फिक्स कर लिया। और प्रायोरिटी डेट का मतलब होता है जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हैं, चाहे चीजों को बना लेने से पहले या पूरे तरह से बनाने के बाद, दोनों तरीके से एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन जब आपने चीजों को बनाया नहीं है, तो तब जो एप्लीकेशन देंगे, तो उस एप्लीकेशन में जो चीज को मेंशन करेंगे उसे कहते हैं प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। एकदम ध्यान से, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जो इसका नाम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन रखा है। ये एक डॉक्यूमेंट है, आप लिख के नहीं देंगे कि मैं क्या बना रहा हूं, इसका नेचर क्या है। क्या आप इसके बारे में सब कुछ बता पाएंगे कि ये चीज एग्जैक्टली किसको किसको फायदा देगा? नहीं बता पाएंगे। क्यों? चीज बना ही नहीं, अभी आपने रिसर्च कहां किया है। बनेगा तब ना देखिएगा कि ये जो है वो चूहे पे कैसा काम करेगा, बिल्ली पे कैसा काम करेगा, डॉगी पे कैसा काम करेगा, बंदरों पे कैसे काम करेगा। वैसे खाली पेट में ये नाम नहीं लेना चाहिए, लोग कहते हैं खाना नहीं मिलता है, लेकिन है मेरे बॉक्स में इसीलिए नाम ले लिया। दादी लोग कहती थी कि सुबह सुबह जो है वो नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं तो जो है वो खाना नहीं मिलता। बस ऐसे ही कहती थी दादी, अब क्यों कहती थी नहीं पता। आप लोग की दादी कहती थी ऐसा? नहीं, अच्छा, तो आप लोग की स्मार्ट दादी होगी, मेरी दादी थोड़ी ट्रेडिशनल थी। अब देखिए, अगर जो है मैंने उन चीजों पे ये लिख दिया, ये तभी ना मैं कह पाऊंगा जब सब पे मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो मैंने एक कागज पे, एक डॉक्यूमेंट पे जब जाऊंगा तो मुंह से बोलूंगा मेरा नाम 007 जेम्स बॉन्ड पंकज कुमार है, मेरे नाम से ये चीज जो है वो लिख लीजिए क्योंकि मैं ये चीज बनाने जा रहा हूं। ऐसे बोलूंगा या लिख के दूंगा? अपना कंप्लीट नेम, एड्रेस, अपना आइडेंटिफिकेशन कि मैं वही पर्सन हूं और मैं क्या बनाने जा रहा हूं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन जब ब्लैक आ रहे होंगे, तो अगर ये बना करके आते हैं तो उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें फुल्ली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। क्या मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगा? नहीं। डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इन्वेंशन सिर्फ। और ये क्या करेंगे? डिस्क्राइब द इन्वेंशन। मैं नेचर बताऊंगा। क्या नेचर? स्वाइन फ्लू से बचने की दवाई। और ये उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि इसमें क्या है, कितना, कौन सा केमिकल मिलाया, कितना कौन सा। मैं तो अभी बनाने ही जा रहा हूं, पता चला थोड़ा सा जो है वो ये मिलाना पड़ेगा, थोड़ा ये नहीं सक्सेसफुल हुआ, इसका ग्राम कम करो, इसका एमएल बढ़ाओ या एमजी बढ़ाओ। इट्स यूसेज, इसके सारे यूजेज, क्योंकि उन्होंने जो है इंसानों से लेकर के जानवरों तक पे कर लिया। क्यों? चीजों को बना चुके हैं, मैंने तो बनाया ही नहीं है। However, it does not contain detail regarding invention, the method adopted, कि किस मेथड से इन्होंने चीजों को बनाया है, कितनी देर गर्म किया, फिर कितनी देर ठंडा किया, कितनी देर फ्रिज में रखा। मैं भी बताऊंगा। ये बना ही हुआ नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट? प्रायोरिटी डेट। बस प्रायोरिटी डेट होता है। और प्रायोरिटी डेट का मतलब क्या हुआ? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। आधा अधूरा है तो किस डॉक्यूमेंट के साथ देंगे? इसका मतलब डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। आप प्यार से जो इसको हिना स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं, इसको मीना स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं। अगर इन्होंने कुछ नहीं कहा होता तो हम कह सकते थे, इन्होंने नाम दे दिया। तो जब हम चीजों को बनाए हुए नहीं हैं और तब जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं उसका मैंने लॉजिक बताया, ताकि कल के डेट में मैं थोड़ा क्या रहूं, थोड़ा जो है प्रोटेक्टिव रहूं, थोड़ा जो है प्रोटेक्टेड रहूं। और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाले खतरों के खिलाड़ी है। आप कहिएगा सर सबको जो है वो क्या करना चाहिए? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लेना ही चाहिए ताकि प्रायोरिटी डेट क्या आ जाए, पहले आ जाए। आपको नहीं लगता है कि सर ये तो फिर बकवास चीज है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ अगर कोई आ रहा है तो बेवकूफी कर रहा है। क्या दिक्कत है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ले ले। जब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो बॉस आपको देना ही पड़ेगा, जब बन जाएगा तो पहले ले लीजिए ना प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अच्छा है,
कि बन जाएगा जल्दी तो चले जाइएगा, और नहीं बना तो कम से कम एक साथ पहुंचे तो फायदा होगा। लेकिन है यहां इफ बट, और वो इफ बट क्या है? आपको जो पेटेंट मिलता है उस पर वैलिडिटी होती है, बताऊंगा आगे। और वो वैलिडिटी की शुरुआत जो है वो उस दिन से होगी जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एप्लीकेशन कंप्लीट दिया है या प्रोविजनल। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दिया और ये दिया 2010 में, और ऐसे नहीं देते, 2000 मैंने 19 में दिया। क्या चीजें मेरी बन गई है? मैंने क्या दिया? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, और मैं चीजों को बनाना शुरू कर रहा हूं, बना रहा हूं। 2022 में चीज बन के तैयार हुआ। पॉसिबल? लगा हुआ हूं रिसर्च में। अगर तैयार हुआ तो जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दिया था 2019, अगर मुझे पेटेंट मिल जाता है, क्यों मिलेगा पेटेंट? उसमें क्या होना चाहिए? इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मुझे मिलेगा पेटेंट, मेरे नाम से जो है वो क्या हो गया? पेटेंट ग्रांटेड। लेकिन पेटेंट का जो लाइफ होगा वो 2019 से लिया जाएगा, पेटेंट मेरे नाम से। लेकिन अगर पेटेंट, वैसे पेटेंट 20 साल के लिए वैलिड होता है, तो कहा गया वो 20 साल कहां से ऐड होंगे, कहां से शुरू होंगे? इस डेट से। अब देखिए, मैंने बोला ना आपको, जितना रिस्क उतना रिटर्न, हर जगह का ये रूल है। अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो देखिए मैंने अपने 3 साल का जो है वो एक तरह से कहिए कि मॉनेटरी जो है वो लॉस गंवाया। क्यों गंवाया? क्योंकि अब देखिए, जब मैं चीजों को बना रहा था तो उसमें रॉयल्टी मिलेगा? चीज बना ही नहीं है तो रॉयल्टी क्या मिलेगा? रॉयल्टी कब से मिलेगा? अरे भाई, जब स्वाइन फ्लू की दवाई बन के तैयार होगी तब सिप्ला कंपनी को बोलूंगा कि मैं थोड़ा ना बना के बेच पाऊंगा। बनाना है स्वाइन फ्लू, बोला बिल्कुल बिल्कुल दीजिए दीजिए, हमें लाइसेंस दीजिए। तब तक रेनवेक्सी आएगा, वो बोलेगा मैं उससे भी ज्यादा रॉयल्टी दूंगा, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। तब तक उधर से जो मैनकाइंड आएगा, उधर से जो है वो फाइजर आएगा, सबको दूंगा, और मुझे क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगा। लेकिन वो कब से मिलेगा? 2000। अब देखिए, यहां से आप 20 ईयर ऐड कर दीजिए, 2019 से 20 ईयर, तो ये जाकर के 39 में खत्म नहीं हो जाएगा? सोचिए, इसका मतलब ये 3 साल मुझे बेनिफिट मिला। अगर यहां से 20 ईयर करे तो क्या हो जाएगा? 42। अगर ब्लैक हमारे जो है ये जो है वो 2022 में बनाए, मैं नहीं बना पाया, मान लीजिए, ये रिस्क लेकर के जो है वो चले। इन्होंने भी शुरू किया था 2019 में ही, लेकिन इन्होंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था। क्यों? खतरों के खिलाड़ी। इनको मिल गया 2022 में, इनको भी 20 इयर्स के लिए मिलेगा। यानी कि देखिए 2000 कब तक? 3 साल का रॉयल्टी और मिलता रहेगा। आपको 3 साल कम लगता है? 1 साल के लिए बस अगर आपको किसी दवा का रॉयल्टी का मिल जाए तो समझिए कि आप तो मुझे जो है बोलेंगे, अच्छा सर आप बहुत पैतरा देते थे पढ़ाते वक्त, अब देखो आप कहां रह गए, आप इतने छोटे साहूकार, मैं इतना बड़ा आदमी। तो वो बहुत होते हैं। 1 साल का भी रॉयल्टी, हैवी रॉयल्टी होता, तभी तो पेटेंट में जो 20 साल के लिए ही। 20 साल के बाद क्या होगा? 20 साल के बाद कोई भी इसे बनाए तो किसी को रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। यही तो वजह है कि जो चीज नई आती है महंगी होती है, बाद में सस्ती हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान धीरे धीरे सस्ता क्यों होता जा रहा है? चावल दाल धीरे धीरे महंगा क्यों होता जा रहा है? कभी सोचा है? आप खुद देखिए, मोबाइल वगैरह पहले से सस्ता हो रहा है या महंगा? स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिए। अब बोलिएगा सर 1.5 लाख में मिल रहा है, तो जरा याद कीजिए, पहले वो टॉर्च वाला मोबाइल और एक कलर वाला मोबाइल वो 5-7 हजार में होते थे। नोकिया का एक समय जब वो कलर आया, ये आया था ना मून लाइट वाला, बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि व्हाइट कलर की रोशनी निकलती थी उससे, और बाकी मोबाइल से येलोइश कलर। उस समय जब कलरफुल नहीं आता था तब की बात कर रहा हूं। फिर देखिए फीचर्स बढ़ते गए, दाम क्या होता गया? क्योंकि जो चीज शुरू में आ रहा है उस पर क्या इन्वॉल्व है? पेटेंट। और बाद वाले चीज पे वो इन्वॉल्व नहीं है। यही बेसिकली वजह है। तो अब देखिए, स्कोप ऑफ इन्वेंशन किसमें बता पाइएगा? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में या प्रोविजनल में? ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंशन इफ एनी। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, ऑल द डिटेल्स शैल बी अवेलेबल इन विच। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या है? एक ड्रैकुला है, एक भूत है, एक भटकती आत्मा है, क्या है? सबसे पहले कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है क्या? यह नाम किस चीज का है? एक डॉक्यूमेंट का है।
रट्टा नहीं मारना, एक डॉक्यूमेंट का नाम है। कौन सा डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट जो हम तब फाइल करते हैं पेटेंट के लिए जब हमने चीजों को क्या कर लिया, पूरे तरीके से बना लिया। तो उस समय जो डॉक्यूमेंट देते उसका नाम क्या है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। चीजों को बनाया नहीं है, आधा अधूरा बनाया है। और उसके बाद जो है हम क्या करने जा रहे हैं? प्रोटेक्टिव होने जा रहे हैं कि मैं इन चीजों को बनाने वाला हूं। उस समय जो लिखित रूप से जो डॉक्यूमेंट देंगे उसका नाम क्या है? अगर इतना याद रहेगा ना तो एग्जाम में अगर पूछ भी दिया गया तो खुद अपने दिमाग लगा लीजिएगा कि इसमें डिटेल नहीं रहेगा, इसमें यूसेज नहीं बताए हुए रहेंगे, इसमें जो है वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का कोई भी एस्पेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में इसमें सारे यूजेज रहेंगे, मेथड रहेंगे, इसका बेस्ट यूज क्या होगा ये भी रहेगा। बेस्ट यूज जैसे देखते हैं कभी कभी दिखलाएगा कि गार्नियर शैम्पू के बाद गार्नियर कंडीशन करें बेस्ट रिजल्ट के लिए। इसका तो वो चीज बना हुआ है तब ना, बेस्ट रिजल्ट वगैरह जैसा चीज। क्लियर है दोनों चीज? मैंने आपको बोला अगर कोई प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लिया है लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई बना करके आ जाए तो कहा कि अगर दोनों एक साथ पहुंचेगा तो किसको बेनिफिट? जिसके पास क्या है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि प्रायोरिटी डेट जिसका पहले रहेगा उसको मिलेगा। लेकिन कहा गया कि जिसने लिया था प्रायोरिटी डेट उसने भी बनाया ही नहीं है और उससे पहले कोई बना करके आ गया तो। लेकिन इससे कुछ तो लोगों में डर जाएगा कि किसी का चीज छीन करके या खत्म करके तब अगर जाएंगे तो तुरंत ये चीज क्या हो सकता है? पकड़ा जा सकता है। क्लियर है? लॉजिक मैंने आपको बताया कहां से निकल के आया है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब भी आप कभी लोकल ट्रेन से जाएंगे, कभी लोकल ट्रेन में गए हैं जिस ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं होता है? जो पहले पहुंचेगा वो बैठेगा। टिकट लेते हैं जनरल टिकट, लेकिन जो पहले जाएगा वो बैठेगा। होता है? देखे हैं? अब अगर मान लीजिए कि वो ट्रेन जब आएगी तो इससे पहले कि लोग उतरेंगे, लोग क्या करते हैं? खिड़की से ही जो है चीजों को फेंक देते हैं। मतलब नहीं, अपना सामान फेंक नहीं दिया सीट पे ताकि जगह ऐसे हो जाए। जिसके पास जो है, जिसके पास जो है वो हैंकी है वो हैंकी फेंक दिया, जिसके पास टॉवेल है टॉवेल, आप लोग के पास बड़ा दुपट्टा रहा तो यहां से वहां तक बिछा दिया, पूरा का पूरा सीट कैप्चर। अब देखिए क्या होगा, लोग उतरे, चढ़ने की भीड़ होगी, लोग चढ़ रहे, उसके बाद आप चढ़ गए, उस जगह पे कौन बैठेगा? आप बैठेंगे। लेकिन आप सोचे कि चलते हैं आराम से, ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि आप चढ़ ही नहीं पाए। अब अब जो है आपका जो वो सामान रखा हुआ उसे लोग ऐसे करके प्रणाम करेंगे, ये श्री श्री 108 इस महाप्रभु का है, इस पे हम कैसे बैठ के जाएं? आराम से उठाएंगे, उसे शूज वगैरह साफ करेंगे और उसे फेंकेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन देखिए अगर आप और वो साथ पहुंचे तो आप बैठेंगे, आप ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए तो ऑब्वियसली जो चढ़े वो बैठेंगे। बस यही है आपका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। क्लियर है? डन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। और याद रखिएगा, इस चीज पे मार्क लगा लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में छुपा करके दिया हुआ है। मतलब स्टडी मैट में लाइन 1 लिखा हुआ है वर्ड, और ऐसे जगह से क्वेश्चन वो रेज कर देते हैं। डन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
जो मैंने बोला है वो मार्क जरूर कर लीजिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये आपका काम है। अगर मैंने कुछ बोला कि ये एग्जाम में या सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, इसका मतलब स्टडी मैट में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वो वर्ड जिक्र किया हुआ है और वहां से क्वेश्चन वो अक्सर पूछ रहे हैं। तकरीबन 30% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। बताऊंगा थोड़ा और आगे, आप चलिए फिर बताऊंगा कि कितने परसेंट किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, उन्हीं 30% में ये है। आइए, हम लोगों ने जो है पेटेंट में इन्वेंशन क्या है ये देख लिया था। हमने देख लिया किन किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिल सकता है। इसके बाद हमने देखा कि पेटेंट लेने के दो सिचुएशन, एक सिचुएशन हो गया जब हमारी चीजें पूरी तरह से तैयार नहीं है, और एक जब हमारी चीजें पूरी तरीके से तैयार है। ये दो चीज सिचुएशन हुए। चलिए अब इसमें हम चलते हैं क्या लेने के लिए, पेटेंट लेने के लिए। आप जब पेटेंट लेने गए आपने क्या दिया, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ क्या लगाया, एप्लीकेशन फी, और साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। कब, जब चीजें पूरी तरह से तैयार नहीं है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कब, जब चीज पूरे तरीके से हमारा तैयार है। किसको दिया, ठीक है। कौन कौन आ सकते हैं इस रिक्वेस्ट को करने के लिए, एक तो साक्षात इन्वेंटर जिन्होंने खुद क्या किया है, इन्वेंट किया है, वो आ सकते हैं। मैंने बताया कि अगर कहीं जो है वो बूढ़े व्यक्ति हैं या अभी इल है, बीमार है, लेकिन चाहते पेटेंट का प्रोसेस तो शुरू हो जाए, तो ऐसे में वो किसी को क्या कर देंगे, असाइन। और मैं ये भी आपको कह रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, असाइन वर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो मर गए हैं, जिंदा हैं, खुद नहीं जाकर के किसी को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि बिजली का बिल जमा करना है, तो बिजली का बिल आपका पड़ोसी को दे दिया कि मेरा भी जमा कर दीजिएगा। आजकल तो वैसे मोबाइल से हो जाता है, लेकिन जिसमें मोबाइल से नहीं होता था बड़ी मिन्नत करनी पड़ती थी, टेलीफोन का बिल जमा करना, बिजली बिल जमा करना। अब उसमें होता क्या था कि मोहल्ले से अगर शर्मा अंकल जा रहे, शर्मा अंकल को सबने अपना दे दिया। शर्मा अंकल को अफसोस इस बात का होता था कि मैं बोला क्यों सबको कि मैं कल बिजली का बिल जमा करने जाऊंगा। लेकिन फिर एक जो है वो खास जो है वो तरीका बनता था कि इस महीने का शर्मा अंकल जाएंगे, अगले महीने वर्मा अंकल जाएंगे। तो कम से कम एक दिन जो खराब होता था वो महीने में एक बार अगर एक का खराब हुआ तो 6 महीने तक फिर उसका खराब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने 6 लोगों का जमा किया है, तो अगले बार के 5 महीने कोई और जाएंगे। तो यहाँ पे कोई और जा सकते, जिसको किसने असाइन किया, इन्वेंटर ने। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, इन्वेंशन किया, कहते हैं ना कि हार्ट अटैक खुशी में भी और गम में भी। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, मार डाला पापड़ वाले को, जय हो, मजा आ गया, दिस दैट, धक, खत्म, चीजें तो बन गई। अब उस पे जो है पेटेंट, इसका तो ये नहीं कि नहीं मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। किनको मिलेगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इन्वेंटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है। इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो है चीजों को जो है बनाया तो खुद, लेकिन जो है वो खुद जो है इस चीज को वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। ठीक, क्लियर। 3 में से कोई भी लोग आ सकते हैं। अब जब ये किसको दिया गया, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को। जब ये कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को दिया गया तो ऐसे केस में जब कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को जब ये दिया गया तो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट क्या करेगा, क्या कुछ सुनेगा। चलिए, तो अब यहां पे आपने जो है वो क्या किया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ क्या लगाया, एप्लीकेशन फी लगाया। चीजें तैयार है तो, और नहीं तैयार है तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। कौन जाएगा, इन्वेंटर। इन्वेंटर खुद नहीं जा सकता है तो किसको भेज देगा, जिसको भी वो चाहे साइन कर सकता है ही नहीं दुनिया में। इतना खुश हुआ, निकल पड़ा लंबी यात्रा पे, अब कौन जाएगा, लीगल हायर जाएगा। जैसे ही कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के पास ये सारा डॉक्यूमेंट पहुंचा, वैसे ही कंट्रोलर ऑफ पेटेंट बोलेगा कि किस ऑटो से आए हो,
या कैब से आए हो तो नहीं ऑटो से आया हूं, अभी अमीर कहां बना हूं तो ऑटो से ही आया हूं, रुकवा करके रखो, तुरंत जो है वो पेटेंट दे देता हूं, हाथों हाथ चले जाना। ऐसा होगा? क्यों ऐसा नहीं होगा? क्या होगी? ये तो मैं बोल रहा हूं, प्रोसेस क्यों जरूरी है कि इंडिया में हर चीज जो है वो लेट से ही हो? तो यही तो मैं कह रहा हूं, क्यों लेट हो? आया वो बंदा, क्यों हाथों हाथ नहीं मिलेगा? ये सोचिए, इस लॉजिक को सोचिए। एक चीज तो आपने सही बोला, वही सबसे पहले जिस चीज के लिए आप पेटेंट लेने आए हैं वो सही में पेटेंट के लायक है भी या नहीं। क्योंकि पेटेंट का मतलब क्या है? इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सिर्फ यही दो बात। भाई कहीं वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम तो नहीं है कि जिसपे पेटेंट नहीं मिलना चाहिए। और बात है, जरा सोच करके देखिए, वो तो आपने कह दिया, किसमें हमने पढ़ा जो है, विच कैन नॉट बी पेटेंटेड। इसके बाद भी एक वजह है, दिया मैंने आपको समय जीने के लिए 30 सेकेंड, सोच के बताइए। और एक शानदार वजह है जिसके कारण, बिल्कुल सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पहले से इसका क्या ले रखा है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। इन चीजों को वेरीफाई करना चाहिए या नहीं? तो देखिए, इतने चीज तो कम से कम वेरीफाई करने चाहिए। किसी को इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, बस यही वजह है कि हाथों हाथ नहीं मिलेगा। तो अब जैसे ही कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के पास गया, यहां पे देखिए शैल लिखा हुआ है या में। याद रखिएगा, लॉ में जहां शैल लिखा हुआ है उसका मतलब फ्यूचर टेंस के कारण वाला शैल नहीं है। इस शैल का मतलब होता है कंपलसरी। ध्यान रखिएगा इस बात को, अभी आप लोग लॉ नया नया पढ़ इसलिए बता रहा हूं, धीरे धीरे तो खुद सीख जाएंगे। अगर कहीं पे वर्ड शैल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एट एनी कॉस्ट दैट ऑथोरिटी और दैट पर्सन नीड टू कंप्लाई, दैट करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। तो शैल पब्लिश इट इन ऑफिशियल जर्नल फॉर एनी ऑब्जेक्शन, कमेंट और अपोजिशन। क्या करेगा? इस चीज को कहां पब्लिश करेगा? इसका मतलब होता है, ऑफिशियल जर्नल का मतलब है उनका जो मैगजीन है, मतलब समझिए कि जिससे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके, समझिए पब्लिश कर देना। किस चीज के लिए? लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, क्या आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन है? अब देखिए, अगर किसी ने ले रखा होगा क्या, तो उसका काम है दौड़ा दौड़ा आए और क्या बोले, सर मैंने भी तैयार कर लिया, ये तो मेरा ही चुरा के लाया होगा। अब वो आएगा तो किसको मिलेगा? जिसने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लिया था, प्रायोरिटी डेट जिसका पहले था। इसका तो प्रायोरिटी डेट आज आया जिस दिन एप्लीकेशन दिया, उसका क्या हुआ होगा? ये पहले ही आ गया होगा, क्योंकि उसने प्रोविजनल के अकॉर्डिंग दे दिया होगा, पब्लिश कर दिया। लोगों का जो भी कमेंट और जो भी अपोजिशन है, इसके लिए कितना समय दिया? अगले जन्म तक का नहीं, ये 3 मंथ मिनिमम है या मैक्सिमम? कहा लोगों को ज्यादा से ज्यादा कितना समय है? 3 महीने का। ये नहीं कि कोई आए और बोले मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो थोड़ा आराम कर रहा था। तो बोला जाएगा आराम क्यों, मर जा, पूरा आराम कर ले। 3 महीने से ज्यादा दिन तक आप आराम कर रहे थे, ऐसा भी कौन सा आराम था? एक्सेप्शनल केसेस इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, लेकिन कहा गया कि दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे कहा गया 3 मंथ मुझे बताइए सफिशिएंट टाइम है या नहीं ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए? कहा गया सब। अदरवाइज अगर कोई चीज पेटेंट के दायरे में आता है और अननेसेसरी आप उस चीज को लिंगर कर रहे हैं, तो जरा सोचिए लोगों तक वो चीज लेट से पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इसलिए बोला कि 3 मंथ रीजनेबल टाइम है। 3 मंथ के भीतर क्या कीजिए, एनी पर्सन कैन मेक कमेंट, ऑब्जेक्शन, ओपोजिशन टू कंट्रोलर ऑफ पेटेंट। उनको क्या करेगा? ऑब्जेक्शन अपना फाइल कर देगा, जो भी ऑब्जेक्शन दे। ऑब्जेक्शन इस ग्राउंड पे भी हो सकता है कि ये पब्लिक के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि उस दवा के जो है इस्तेमाल से जो है लोग जो है वो मोटे हो जाएंगे, या लोग जो है वो एकाएक बहुत पतले हो जाएंगे। हो सकता है कि एक पब्लिक जो है वो ओपिनियन आए कि ये तो अच्छा नहीं है, ऐसे में अगर किसी को गलत तरीके से दे दिया गया या कुछ और, या मान लीजिए कि बोला जाए कि इससे जो है वो ये नुकसान या किसी भी तरह का, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। हम ऑब्जेक्शन जरूर लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन के बेसिस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्शन इसलिए इन्वाइट किए जाते ताकि उसमें देखा जाए कि रीजनेबल ऑब्जेक्शन है या बस एवी क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन करने के लिए आ गए।
पेटेंट कैन बी ग्रांटेड कब कब? 3 महीने का समय बीत गया, ऑब्जेक्शन आ गया, नो ऑब्जेक्शन फाउंड अगेंस्ट एप्लीकेशन। ये भी तो हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई तो नहीं आया ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन फाउंड, इसका मतलब ऑब्जेक्शन तो आया लेकिन किसके फेवर में गया? इन्वेंटर। मतलब उसमें कोई जो भी बात था उसका क्लैरिटी आ गया कि नहीं, ये दवाई उस तरह का हार्म नहीं करता है, इसका हार्म जितना उससे ज्यादा फायदा है। हाँ हार्म है इसका, अगर गलत लोग खाएंगे जिनको ये बीमारी नहीं है तो उसको नुकसान होगा, लेकिन जिसको है उसके लिए तो ये वरदान है। कीमोथेरेपी की जब दवाई आई थी, इन्वेंशन ही था, बहुत शोर मचा था कि उससे जो है इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम। कहा जिसको कैंसर का ये स्टेज है वो तो वैसे ही मर जाएगा, दर्द होता है, दिक्कत होती है, लेकिन कहा गया कि अगर बच गया तो का ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। इसीलिए जो है अल्टीमेटली क्या किया गया, उसको यूज करने की परमिशन दे दी गई। एक्सेप्टेड बाय कंट्रोलर ऑफ पेटेंट बाय हिज, उसने खुद से सब कुछ देखा और उसे क्या लगा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये पेटेंट के दायरे में आता है और इससे कहीं कोई जो है वो नुकसान नहीं है। जब पेटेंट ग्रांट हो गया उसके बाद देखिए दोबारा लोगों के बीच में सूचना दे रहे हैं। देखिए एक तो पहले दिया कि क्या आपको कहीं कोई क्या है ऑब्जेक्शन है, और उसके बाद हाँ जी इस बार कह रहे हैं कि पेटेंट ग्रांट हो गया। इसका मतलब देखिए लोगों को फिर मौका दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो कितना समय है, हम इनको पेटेंट तो बॉस अब दे दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है या कुछ, तो आप आ सकते हैं। आप कहिएगा सर 1 साल बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, होगी, पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, फिर तो हर चीज के लिए हमारे पास कोर्ट है ही। और आपको तो पता ही कोर्ट में कितना जल्दी फैसला होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसान बन गया तारीख। तो क्या इतना ही जल्दी फैसला आ जाता है? नहीं। इसीलिए जो है वो यहां पे क्या कहा गया कि हम आपको पेटेंट एक्ट के तहत कितना और मौका देते हैं, 1 साल का और मौका देते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए फटाक से डन कर लीजिए। और याद रखिए 2 जगह आपको सिर्फ याद रखना है, जो इसमें याद रखने वाली बात है वो है एक ये 3 मंथ्स और ये क्या है 1 ईयर, क्योंकि ये आपको याद रहना चाहिए, बाकी में आप नहीं भूलेंगे। अगर रिवाइज कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं, एग्जाम के समय में बस ये देख के जाना रहेगा कि ये 3 मंथ्स है और ये कितना है। अब हो सकता है इसमें कोई केस बनाना चाहे तो इस डेट पे वो बना सकता है, गलत डेट दे देगा और आपसे पूछेगा एज बीइंग अ होनहार कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज अस, एडवाइज कीजिए उन्हें, और गलत टाइम दे देगा, यहां पे दे देगा 2 महीने, यहां दे देगा 6 या 7 महीने। आप बस बतलाएंगे कि एज पर पेटेंट एक्ट मैक्सिमम टाइम यहां 3 मंथ्स और यहां कितना है 1 ईयर है। कीजिए डन। मैं इसको क्लीन कर देता हूं।
डन। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं कुछ अगर कर रहा हूं, तो मैं कुछ कर रहा हूं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैंने अपने घर वालों को बताया होगा। जैसे मैं बुक लिख रहा हूं तो मेरे मिसेस को पता होगा, मेरी बिटिया छोटी उसको भी पता रहता है, पापा क्या लिख रहे हो, तो बताता हूँ बेटा बुक लिख रहा हूँ। तो इतना जो है और इसमें आ जाएगा, तो हाँ इसमें और एक बुक आ जाएगा। तो क्या ये नॉर्मल सेंस में हम नहीं समझे कि अगर कोई कुछ कर रहे हैं तो अपने घर वालों को क्या किए होंगे, बताए होंगे। और उन्होंने ये भी बताया होगा कि मैंने इस चीज को क्या कर लिया, इन्वेंट कर लिया। कोई भी चीज आप करते हैं तो उसे शेयर करते हैं या नहीं किसी के साथ। और अगर सही में आप किसी चीज को शेयर नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो चीज वेस्ट हो गया, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे देश में, मैजिक और आयुर्वेद ये बहुत वीक होता जा रहा है, जबकि हम इसमें बहुत रिच थे। मैजिक यानी जादू जैसा चीज इंडिया से ही जो है वो इनकलकेट हुआ था, और आज बहुत कम मैजिशियन रह गए हैं। रीजन ये है कि लोग किसी को ये ट्रांसफर नहीं करते थे, बताते नहीं थे। उन्हें लगता था कि इससे जो है वो लोग भी जान जाएंगे इस तरीके से। यही चीज आयुर्वेद में भी हुआ कि नहीं, किसी को जल्दी ट्रांसफर नहीं किया, तो धीरे धीरे उनके साथ ही क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ किया भी तो अपने से इलाज कर दिया, वो ठीक हो गया, लेकिन किसी को बताया नहीं। तो अगर आपने बताया नहीं, लोगों के पैसे होते हैं, लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। कितने बार ऐसा होता है, अब के समय में तो पैन वगैरह और आधार वगैरह का इंटीग्रेशन हो गया है। पहले तो था लोगों ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, घर वालों को बताया नहीं, बस उनके साथ ही वो चला गया। क्योंकि लेने के लिए कोई क्लेम तो करे। मैंने नॉमिनी बना दिया किसी को मान लीजिए, लेकिन नॉमिनी जाकर के क्लेम करेगा तब ना उसे मेरा चीज मिलेगा, नहीं तो वो वहां ही पड़ा रहेगा। और हर जगह रूल होता है, इतने दिन तक रहने के बाद वो कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब सिक्योरिटीज लॉ में, जब वहां पहुंचेंगे तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसे दे दिए जाते हैं। डिविडेंड वर्ड तो बताया है, अब ये वर्ड तो पता है। तो डिविडेंड का पैसा आपके नाम से है, लेकिन आपके नाम से जब दिया गया तो आपने उस चेक को इनकैश ही नहीं किया। 3 महीने बाद तो वो बेकार हो गया। इसका मतलब उस अकाउंट से पैसे तो डिडक्ट हुए नहीं। तो वो जब 7 सालों तक वहीं रहता है, 7 ईयर्स तक, तो उसे कोई और यूज नहीं करता है, उसे इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए किया जाता है। तो ये सिचुएशन है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, हमने पेटेंट समझ लिया। हमने क्या समझ लिया? हमने जो है वो पेटेंट का मतलब, हमने पेटेंट का मतलब जो है वो जान लिया क्या होता है। फिर हमने ये भी देख लिया किन किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिलता है। पेटेंट 2 सिचुएशन में ले सकते हैं, पूरा तैयार करके, एक बिना पूरा तैयार किए हुए। और फिर हमने प्रोसेस देख लिया। लेकिन याद रखिए, जब आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से जाएंगे तो बस यहां तक का ही सफर होगा, इससे आगे की कार्रवाई नहीं होगी। आप जाएंगे, आपसे एप्लीकेशन फी लिया गया और प्रायोरिटी डेट दे दिया गया, बस। इससे आगे की कार्रवाई कब होगी? बस अगले बार आप बाकी चीज मत दीजिए, फी वगैरह आपने दिया हुआ है, क्या दे दीजिए, सिर्फ ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बस क्या कर दीजिए, फाइल कर दीजिए। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि जब चीज तैयार ही नहीं हुआ तो ढिंढोरा किस बात का पीटा जाए। पहले बताओ तो क्या है, तभी ना लोगों से कमेंट और ओपिनियन। अभी चीज बना ही नहीं है और तब तक हम लोगों को ऑब्जेक्शन लेंगे। अब मान लीजिए आपने पेटेंट ले लिया, कर लिया एक्वायर पेटेंट। अगर पेटेंट आपने ले लिया तो पेटेंट जो है वो कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा? 20 ईयर्स। मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से? जिसका जिसका प्रायोरिटी डेट पहले होगा। तो याद रखिए, पेटेंट मिलेगा हमें। और मैंने आपको बताया भी कि मान लीजिए कि पेटेंट एक्वायर कब किया आपने? 2010 में। अभी रिन्यूअल पे नहीं आते। आपने जो है वो पेटेंट लिया, ठीक। और आपने जो पेटेंट लिया उसके लिए पहला सिचुएशन लीजिए कि आपने एप्लीकेशन जो फाइल किया किसके साथ? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। तो आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो ये फाइल किया। कब किया? 10 अक्टूबर 2010 में। अगर ये आपने किया तो आपको और समय लग गया कितना? आपको समय लग गया 1 साल का। और क्या करने में? पॉसिबल? ज्यादा भी लग सकता है।
प्रायोरिटी डेट कौन सा हुआ? 10 अक्टूबर 2010। चीज कब तैयार हुआ? क्योंकि देखिए इस दिन आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया, सारे प्रोसेस होते होते जो है 1 साल लग गया, तब पेटेंट ग्रांट हुआ। 3 महीने तो ऐसे ही छोड़ने पड़ते, प्लस हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन हुआ हो कि भाई ये चीज दो, ये चीज दो, ये ऑब्जेक्शन दूर करो, ये करो, साल भर लग गए। यानी कि 10 अक्टूबर 2012 पेटेंट आपका जो है वैलिड है कितने साल के लिए? कहां से? तो कौन सा डेट यहां हुआ प्रायोरिटी डेट? 10 अक्टूबर 2010। यहां ऐड होगा कितने ईयर? 20 ईयर। तो अब ये आपको जो है वो सही में देखा जाए तो ये जब मिल जाएगा तभी ना इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। तो यहां से अगर आप ऐड करते हैं इसमें 20 ईयर, तो ये कहां पहुंचिएगा आप? 2030। हाँ जी, वाइट क्लियर। मिला कब है? तो जब चीज बन गया, पेटेंट मिल गया, तभी ना लोगों को जो है वो लाइसेंस दीजिएगा, रॉयल्टी मिलेगा। 18 ईयर मिला या 20 ईयर? 18 ईयर। आपको जो नुकसान हुआ, ये नुकसान तो सबको होना है, जो प्रोसीजर का टाइम होता है वो तो सबका जाएगा, वो छोड़ दीजिए। लेकिन क्या आपको ये नुकसान नहीं हुआ? तो इतना रिस्क आपको जो है वो अगर लेना है तो आप नीचे आ जाइए। और आपने इस बार एप्लीकेशन कैसे फाइल किया है? कब किया? क्योंकि इसी दिन हमारा चीज तैयार हुआ। अब जो है वो इस बार भी 1 साल का हमने क्या कर दिया? टाइम लगा दिया। तो जिस दिन हमने फाइल किया उसी दिन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी फाइल किया, तो ये दोनों तो सेम डेट होगा। मिलने में फिर 1 साल लग गया। कब मिला? 2012 में। इस बार प्रायोरिटी डेट कहां से होगा? यानी कि 2031 तक रहेगा। शुरुआत इस दिन से होगी चीजों की। तो आपके लिए इफेक्टिव जो है वो कमाई का साल कितना रहा? 19। यहां कितना रहा? मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि यही जो प्रायोरिटी डेट आपका आता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के कारण, अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आप ज्यादा बेनिफिट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, अब कितने दिन के लिए वैलिड रहा ये? मैक्सिमम फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी डेट। लेकिन रिन्यूअल फी इज पेबल एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2nd ईयर, और उसके बाद फ्रॉम द डेट ऑफ पेटेंट देयर आफ्टर एवरी ईयर। ध्यान से सुनिए, अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया तो 20 ईयर्स तक पेटेंट रहेगा। कौन सा कंडीशन? आपने जो है 2010 में आपको पेटेंट ग्रांट हो गया, मुझे नहीं पता प्रोविजनल से हुआ या कंप्लीट से हुआ, क्योंकि इस पे तो बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। फाइनली पेटेंट ग्रांटेड ऑन योर नेम, आपके नाम से पेटेंट क्या हो गया? ग्रांट हो गया। ठीक है भाई, पेटेंट यहां पे आपके नाम से ग्रांट हो गया। कब? 2010 में ग्रांट हो गया। अब अगर यहां ग्रांट हो गया तो कह रहे हैं कि पहला जो है वो रिन्यूअल कब होगा? 2nd ईयर। इस ईयर रिन्यूअल फी जाएगा? नॉट एप्लीकेबल मैंने लिखा है, यानी कि इस ईयर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है 2011 में। 2012 में क्यों? क्योंकि ये कौन सा ईयर हो गया? ये फर्स्ट था, ये क्या हो गया? 2nd। यहां जाएगा? अच्छा, 3rd ईयर में जाएगा? क्यों बोला नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए देयर आफ्टर क्या है? एवरी ईयर। पहली बार सिर्फ हमने पहले साल को क्या कर दिया, उसके बाद जो है वो हर साल आपका जो है रिन्यूअल फी क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। और अगर रिन्यूअल फी नहीं गया तो आपका पेटेंट लैप्स हो जाएगा। जैसे मैं आप कहेगा सर इतना मेहनत से किया लैप्स, कहा बिल्कुल सही। सीएस करने में मेहनत लगता है या नहीं? चार्टर्ड करने में, लंदन वाला जो मैंने किया है वो ऐसे ही मुफ्त में हो गया होगा, मेहनत लगे होंगे। एमबीए करने में, चलिए एमबीए को हटा दीजिए, मैं आता हूं सीएस और चार्टर्ड पे। इसीलिए आता हूं क्योंकि इसके पीछे वजह है। हर साल हम लोगों को जो है जून लास्ट डेट होता है अपने मेंबरशिप और सीओपी के फी देने के। 2 फी देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग हूं, और एक होता है मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी, मेरा एक मेंबरशिप नंबर होता है, उस मेंबरशिप नंबर पे जो है वो लिखा हुआ रहता है एफसीएस हूं क्या हूं। अगर वो नंबर नहीं है तो मैं सीएस नहीं हूं। मतलब उस नंबर का ही कहिए पहचान है कि अगर मैं कोई साइन करता हूं और उस पर वो नंबर मेंशन है, मैं पंकज कुमार हूं इससे नहीं, उस पे बस वो नंबर जो है वो मेंशन है। देखता हूं अगर कहीं मिल जाए, नॉर्मली रखता हूं पास में, हाँ
है दोनों। अब जैसे देखिएगा यही जो रहता है इस पे जो है वो मेंबरशिप नंबर दिया हुआ रहता है, FCS 8456 ये नंबर है। ये नंबर जो है अगर डाला तो इसका मतलब है कि मैं FCS का मतलब हुआ कि कम से कम मुझे 5 साल हो गए या तो लगातार प्रैक्टिस करते हुए या जॉब में, लेकिन मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2008 में ही मैंने CS किया है, तो शायद 11 साल का बूढ़ा हो गया CS में। तो ये बेसिकली मिलता है। इसके लिए मुझे हर साल पेमेंट करने पड़ते हैं, तकरीबन 6000 के आसपास जो है, नहीं इस बार तो ज़्यादा गया है, 7200, 7500 के आसपास दोनों फी गए हैं। अगर ये 30 जून तक नहीं जाएगा, ड्यू हो जाता है अप्रैल से ही, 30 जून तक नहीं जाएगा तो मेरा मेंबरशिप लैप्स, मैं सिग्नेचर करूंगा, कंपनी के वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ डेटाबेस में जो है मेरा नाम जो है वो ये नंबर जो है वहाँ से हटा हुआ रहेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ये नंबर जो है एक CS का नंबर है, और मेरे सिग्नेचर से जो भी फाइलिंग हुआ वो इनवैलिड फाइलिंग मानी जाएगी। और चार्टर्ड वाला जो है वो कितना लेता है वो भी सुन लीजिए, वो ज़्यादा नहीं लेता है, वो पाउंड में लेता है क्योंकि यूके वाला है। उसका तकरीबन जो है वो इंडियन करेंसी में 53,000 के आसपास होता है, 53,000 रुपीज़। क्या? हाँ, आपके लिए नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं तो मेरे लिए तो बहुत हो गया। अगर ये मैंने नहीं दिया तो फिर उसके कैपेसिटी में जो साइन करूंगा वो वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे ही यहां पे कह रहे हैं आपने मर करके CS किया और बस जून में पैसे नहीं गए तो क्या हो गया? लैप्स। हाँ, मौका मिलता है उसको क्या करने का? रीस्टोर करने का। जम के पेनल्टी लगाते हैं, जम के इंटरेस्ट लगाते हैं, लेकिन एक पीरियड के बाद कुछ नहीं, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। एक पीरियड तक अलाउड है, काउंसिल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, CS इंस्टीट्यूट से ही, कि ये रीजन था, फाइन दे दीजिए। वैसे ही यहां पे है, अगर आपने नहीं दिया तो ऐसे केस में कुछ दिनों तक आप रीस्टोर करा सकते हैं इस एक्ट के जरिए, नहीं तो फिर कहां जाइए? पहले लड़ते रहिए रीस्टोर कब होगा, पता चला तब तक 20 साल ऐसे ही बीत गया। जो रॉयल्टी का था, जो चीज आपके नाम से नहीं उस पर रॉयल्टी मिलेगा, लोगों को जाएगा कि ना ये मेरा चीज, इसको तू कैसे बना रहा है, दिखाना जरा, ये उसके नाम से है ही नहीं ये। तो टेन्योर ऑफ पेटेंट, ये सिर्फ ऊपर वाला चीज 2 लाइन आपको लिखना है। कौन कौन सा बात? 20 ईयर्स के लिए वैलिड है, और जो आप रिन्यू कराएंगे, अगर रिन्यू कराते रहे इस अकॉर्डिंग तो कितने साल तक? 20 ईयर्स तक। क्या रिन्यू कराते हुए में 21 ईयर भी रिन्यू करा ले डबल पैसे दे करके? कहा गया कि नहीं। अब उसके बाद से ये चीज क्या हो गया, कोई भी बनाएगा तो रॉयल्टी आपको नहीं मिलेगा। यही तो वजह है कि देखिए ना, अब वो पीला वाला जो बल्ब है, येलो वाला, थॉमस अल्वा एडिशन, बेचारे कब के गए, बहुत पुरानी बात हो गई, शुरू में मिलता था। आज LED इसलिए महंगा है, चाहे आपका सिस्का बनाए, चाहे आपका सूर्या, चाहे फिलिप्स बनाए, ये जा रहा है USA के जो है वो पर्सन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला LED के लिए। साइंस में मिलता है ना, फिजिक्स में मिला उन्हें, ये नोबेल प्राइज मिला था 3 साल पहले LED आया है, तो अभी तो 3 ही साल हुआ है, अभी तो महंगा ही रहेगा। फिर देखिएगा ये भी सस्ता हो जाएगा, जैसे आज 10 रुपए में शायद वो येलो वाला बल्ब मिल जाता है, 20 या 40 रुपए में आपको वो ट्यूबलाइट मिल जाता है, वो ट्यूबलाइट, पुरानी वाली ट्यूबलाइट जो स्टार्टर से जलता था वो वाली। लेकिन आज अगर आप LED वाला लेंगे 200 रुपये लगते हैं। अब मैं चाइनीज माल की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो गलत तरीके से मार्केट में कैसे आता है। छोटा सा चीज है, फटाक से डन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। डन, बढ़े आगे। हाँ जी, बाबा ब्लैक सी, डन। चलिए,
अगर पेटेंट आपका लैप्स हो गया है तो ऐसे केस में कहा गया कि आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन लैप्स होने की वजह क्या है? नॉन पेमेंट। तो आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं कितने दिनों के भीतर? 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जरा ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको जिस डेट को पेमेंट करना था, हम रिन्यूअल फी आए 2013 में, मान लेते हैं कि 10 अक्टूबर को जो है वो ड्यू होता है। कब? 10 अक्टूबर को। तो यहां से आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 18 मंथ्स मिलेंगे आपको। 18 मंथ्स किस चीज के लिए? रीस्टोर करने के लिए। इसका मतलब है कि 18 मंथ्स के भीतर अगर आप आएंगे तो हम सिर्फ आपसे क्या लेंगे? फी के साथ साथ क्या लगाएंगे? पेनल्टी लगा करके लेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आए तो का अनफॉर्चुनेटली पेटेंट एक्ट फिर आपको जो है वो डील नहीं करेगा। फिर आप कानूनी लड़ाई क्या करते रहिए? लड़ते रहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो है वो रीस्टोर कराने आते हैं तो याद रखिएगा उस समय आप खुद अपना मुश्किल बड़ा कर लेते हैं। रीजन क्या है वो जरा देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां पे कह रहे हैं ओपोजिशन फॉर पेटेंट कितने दिन का था? इसका मतलब एक बार पेटेंट ग्रांट हो गया तो 1 साल बीत जाने के बाद कोई इस एक्ट में तो जो है वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। यानी कि अब तो आप थोड़ी तसल्ली हो गई आपको। अब आप तसल्ली के साथ चल रहे थे 2-3 साल के बाद खुद से जो है वो ऐसा काम किया कि आप मुश्किल में पड़ गए। आप कहिएगा सर क्या काम किया? बीत गए समय, अब तो कोई इस एक्ट में नहीं आएगा पेटेंट को ऑब्जेक्ट करने, लेकिन आपने किया क्या? आपने पेमेंट नहीं किया। 18 मंथ का टाइम तो है क्या करने के लिए? रीस्टोर। लेकिन उस समय जब आप रीस्टोर करने के लिए आइएगा तो देखिए होगा क्या। उस समय दोबारा जो है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट जो है वो क्या करेंगे? लोगों को मौका देंगे कि देखो ये बंदा रीस्टोर करने जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शन है? तो नहीं कहते हैं ये तो वही हो गया आ बैल मुझे मार। जबरदस्ती लोगों को बार बार पूछा जा रहा है कोई ऑब्जेक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन है। कहीं सही में कोई बहुत जेन्युइन सा ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर लग गई ना आपकी अच्छे से। इसीलिए ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि एक बार पेटेंट लिया, और ये गलती कभी नहीं होती क्योंकि इन चीजों को देखने के लिए कंपनी सेक्रेटरी होते हैं कंपनी में, जो लगातार देख रहे होते हैं जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी का लिया हुआ पेटेंट है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल भी पर्सन को क्या करते हैं? हायर करते हैं, क्योंकि पेटेंट का मतलब ही हो गया कि कोई ऐसा चीज जो पहले नहीं था। तो जो चीज था नहीं वो चीज तो हमेशा क्या होगा, जब आएगा तो ज्यादा क्या होना है? उसको बिकना ही है, क्योंकि वो चीज था ही नहीं तो अब आए तो सारे लोग लेना चाहेंगे। इन केस ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर व्हाट? 2 कंडीशन। पहला कंडीशन 18 मंथ्स की क्या होना चाहिए, और रीस्टोर करने के लिए जब आएंगे तो क्या होना चाहिए? लैप्स पेटेंट ऑपोजिशन कैन बी मेड अगेन बाय एनी पर्सन विद इन हाउ मेनी डेज। यानी कि जब आप आएंगे तो कंट्रोल ऑफ पेटेंट फिर से पब्लिश कर देगा। पिछले बार कितने दिन का समय था, इस बार कितना समय है? 2 मंथ। फटाक से कीजिए इसको। और इस पे भी आप मार्क कर लेंगे, और इसके बाद जो एक चीज बताऊंगा उस पे भी मार्क लगेगा। फिर यहां पे 2 बातों को याद रखना पड़ेगा। किन किन चीजों को? 18 मंथ्स और 2 मंथ्स। तो ऐसे ही जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें बस ये ध्यान रखिए कि कौन सा चीज रिमेंबर करने वाला है। बाकी जो मैंने बताया वो नहीं बोले सर सब भूल जाएं।
तो भूल जाइएगा तो एग्जाम क्या दीजिएगा। मतलब उसको जो है वो अलग तरीके से रिकॉल कीजिए उसको, लेकिन इसे तो याद रखना पड़ेगा कि वो 18 मंथ्स ही है, बाकी चीजों को बस स्टोरी में याद रखेंगे। डन। तो दो एस्पेक्ट, 18 मंथ तक टाइम है, उसके बाद पेटेंट एक्ट में नहीं, जहां आपको जाना जाएगा। और हम तो पेटेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम किसी और एक्ट में अभी भटक नहीं सकते हैं। पढ़ेंगे जब JIGL तो देखिएगा उसमें भटकेंगे हम लोग। CPC, CRPC, IPC तीनों आपको पढ़ने हैं। और उस समय दोबारा लोगों को जो मौका मिलेगा ऑब्जेक्शन का, वो कितने दिनों का? 2 मंथ्स का। अगर ऑब्जेक्ट करना है तो दोबारा इसी एक्ट में ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा था कि अगर 1 साल बीत जाए ग्रांट होने के, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस एक्ट में नहीं होगा। तो अगर आपने पेटेंट का रिन्यूअल कराने में कोई जो है वो कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, तो अब लोगों को इस एक्ट में 1 साल के बाद किसी भी तरह से ऑब्जेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ। एटीन मंथ्स तो आपके पास टाइम है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि यहां से कितना समय है आपके पास? अगर 18 मंथ्स के भीतर नहीं आए तब तो टाटा गुड बाय, अब नहीं मिलेंगे। आप आए 18 मंथ्स के भीतर, हो सकता है आप 12 मंथ्स में ही आ गए हो, कोई बात नहीं। आप जिस दिन आए, हमने आपके एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया और लोगों को ऑब्जेक्शन के लिए कितना टाइम दिया? 2 महीने। एकदम 18 मंथ खत्म होने वाला था, एकदम अंतिम समय में धांसू एंट्री किए। जैसे हमारे येलो और रेड, ब्लैक और रेड ने आज एंट्री किया, एकदम रेड अलग कलर, रेड ही है ना, रेड और ब्लैक ने जो है वो धमाकेदार एंट्री की, बाद में एकदम एंड मोमेंट पे। ऐसे ही आप कहते कब करेंगे? 18 मंथ खत्म होने वाला है, अंतिम दिन। आइए, कोई बात नहीं है, लॉ तो लॉ ही है, आ गए तो। अब यहां हम पब्लिश करेंगे तो लोगों को कितना समय देंगे? तो दोनों कंडीशन आप ध्यान रखिए। आप पहुंच जाइए 18 मंथ्स के भीतर, बाकी तो 2 महीने का समय किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। आइए, अब यहां पे 2 बातें, और ये जो अभी मैं बता रहा हूं ये सब मार्क करेंगे, क्योंकि ये इंप्लॉयड में हम चल रहे हैं। ये एक्स्ट्रा है पेटेंट में, जो आपके जो है स्टडी मैट में थोड़ा लिख करके छोड़ा है, जहां मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि ये सब हम ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि जो हम थोड़ा लिखते हैं एग्जाम में जान के, उसको क्या करते हैं? ज्यादा पूछते हैं। हाँ, किसमें? नहीं तो लिखिए, इसमें आपका पेटेंट का नंबर है ना, आप देखिएगा जब मिलता है। आप सर्च कीजिएगा आज गूगल पे। हाँ, 2 मंथ्स के केस का मतलब है कि आप फिर से ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो आपने लोगों को क्या की, एक तरह से मौका नहीं दे दिया कि भाई अभी भी अगर किसी को, अब तो वो लोग इसीलिए नहीं आ रहे थे, अगर किसी को ध्यान भी आया तो सोचा कौन कोर्ट में जाए, परेशान होते रहे। पेटेंट एक्ट में तो तुरंत जो है वो सुन लेते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से अथॉरिटी है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने रिस्टोर करने के लिए अगर आप गए हैं, तो दोबारा लोगों को मौका मिला है। और अगर उस समय भी उन्होंने कोई वैलिड ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो आपका अब रिस्टोर, रिन्यू वगैरह नहीं, पेटेंट खत्म हो सकता है। डिपेंड करता है वो किस तरह का ऑब्जेक्शन है। आइए, पेटेंट आपने ले लिया, किस चीज पे लिया वो सुनिए जरा। आपने बहुत शानदार जो है वो दवाई बनाई, या आपने एलईडी का आविष्कार किया, जो अभी हुआ है वही सोच लीजिए। एलईडी का आविष्कार हुआ, और मुझे एक चीज बताइए, जिसने किया वो तो साइंटिस्ट है, वो खुद क्या वो एंटरप्रेन्योर है? क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट है?
अरे भाई उसने आविष्कार कर लिया, दवा बनाना और दवा बना करके बेचना दो अलग अलग बातें हैं। वो खुद से नहीं कर पा रहा है तो लॉ ने उसे बोला या तो खुद से करो या फिर किसी और को असाइन कर दो। अगर मैं कहता हूं नहीं मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और मैं ही जो है एलईडी, नो सूर्या एलईडी, नो सिस्का एलईडी, नो फिलिप्स एलईडी, किसी को नहीं दूंगा, क्या करूंगा, मेरे ही नाम से पंकज एलईडी मान लीजिए, तो सिर्फ मैं ही खुद मैं कंपनी बनाऊंगा, प्लांट मशीनरी लगाऊंगा रिसर्च करने के लिए और बेचने के लिए। अलग अलग प्लांट मशीनरी होंगे या नहीं, भाई रिसर्च तो एक हुआ, दवाई का रिसर्च आपने लेबोरेटरी में कर लिया, वहीं से बना बना करके बेच देंगे नहीं, उसकी पैकिंग होगी, ये होगी, उस पर डिस्क्रिप्शन जाएगा। देखिएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वगैरह पढ़ाऊंगा, उसमें भी देखिएगा कि कैसे पैकिंग वगैरह के लिए कंडीशन दिया हुआ है। तो कहा वो सारे चीज करने होंगे, तो वो साइंटिस्ट खुद से नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, किसी को वॉलंटरली लाइसेंसिंग। वॉलंटरी लाइसेंसिंग का मतलब है कि जो इन्वेंटर है वो बात करेगा सिप्ला कंपनी से, कितना रॉयल्टी दोगे, सिप्ला कंपनी ने बोला 10%, एमआरपी का 10%, हर एक दवा पे जितने में बिकेगा उसका कितना परसेंट, 10%। ठीक है, रनबैक्सी कितना रॉयल्टी दोगे, 15%, 15%। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी कितना परसेंट, 20%। डन, नहीं हम भी बढ़ाते हैं। तो अब मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो सिर्फ येलो को दूं, मैं चाहूं तो सिर्फ ब्लैक को दूं, मैं चाहूं तो सिर्फ किसको दूं, रेड को दूं, मेरी मर्जी। और मैं चाहूं तो तीनों को दूं कि आपको इतने का, आपको इतने का, आपको इतने का, तीनों को दे दिया। ये क्या कहलाया, वॉलंटरी लाइसेंसिंग। यानी कि मेरे और उनके बीच में निगोशिएशन हुआ, रॉयल्टी वगैरह हमने आपस में तय किया या कोई अथॉरिटी आया, दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी लाइसेंसिंग। लेकिन ये नहीं कि लाइसेंस दिया तो बताएंगे नहीं, किसको बताएंगे, अथॉरिटी को बतलाएंगे, कितने दिनों के भीतर, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को, कि मैंने सिप्ला, रेनबैक्सी और आप क्या थे, डॉक्टर रेड्डी को क्या किया, दवा बनाने का जो है वो वॉलंटरी लाइसेंस दिया है। अब बताइए क्यों ये बताना पड़ा कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कल को अगर मैं ही इंफ्रिंजमेंट का केस करूं तो इन तीन के अलावा कोई और कंपनी अगर बना रहा है तो उसको रोका जाए, अरेस्ट के, तभी तो ये एक्ट बना है। मैं खुद जाऊंगा सबको देखने, क्या एक्ट में प्रोविजन है कि इन तीन के अलावा अब कोई कंपनी दिखा जिसने मेरी दवा बनाई, पकड़ो उसे और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इसलिए भी करते हैं। क्लियर है। अब जरा सोचिए, मस्त जो है एलईडी मैंने बनाया या दवाई बनाई स्वाइन फ्लू से बचने के लिए, सारे कंपनी मेरे पास आ रहे हैं, मैं चौड़ा हो रहा हूं, नहीं दूंगा लाइसेंस, ना सिप्ला को, ना डॉक्टर रेड्डी को, ना रैनबैक्सी, किसी को नहीं दवा बनाया तो। और एलईडी का भी आविष्कार गलती से मैंने ही कर लिया, उसके लिए भी सूर्या कंपनी आ रही है, सिस्का कंपनी आ रही है, फिलिप्स आ रही है, ओरिएंट आ रही है, बोला किसी को नहीं दूंगा, अपने घर में बस लगाऊंगा, दीपावली दशहरा मनेगा और किसी में नहीं लगेगा। दवाइयां मेरे घर में किसी को स्वाइन फ्लू होगा तो दूंगा, फॉर्मूला तो मेरे ही पास है, खिलाऊंगा, बाकी को मरने दो। कहा गया कि पेटेंट आपको मिलता है इसीलिए ताकि आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिले, एक्ट इसीलिए बनाया ताकि आपका फायदा हो, आपको मोटिवेशन मिले और आपको जो है किसी आपके अलावा और भी लोगों को एक तरह से एग्जाम्पल आप सेट हो कि देखो इन्होंने ऐसा किया तो उनका कितना अच्छा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, कितने अमीर बन गए। लेकिन पेटेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो किसी को ललचाएंगे, ये जमा करके रखने की चीज नहीं है, बल्कि अगर आपने लिया है तो सोसाइटी एट लार्ज को इसका बेनिफिट होना चाहिए, तभी तो पेटेंट के लिए दूसरा कंडीशन है कि ये यूजफुल हो। तो जो यूजफुल है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए या नहीं। तो या तो आप अपनी मर्जी से दे दीजिए किसी को वॉलंटरी, या तो खुद बनाइए या किसी को वॉलंटरी दे दीजिए, वरना हमें जबरदस्ती करना भी आता है। और कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के पास आप लोग पहुंचिएगा, क्या 4 बार जा चुके हैं, 5 बार जा चुके हैं, बोल रहे हैं रॉयल्टी इतना देंगे तो भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे केस में कंट्रोलर ऑफ पेटेंट क्या करेगा, कंपलसरी लाइसेंसिंग, बिना मेरे मर्जी के डॉक्टर रेड्डी को भी, सिप्ला को, रेनबैक्सी को, इन सबको क्या करेगा, लाइसेंस दे देगा कि आप बनाइए। इसी को कहते हैं कंपलसरी, बिना मेरे मर्जी के, वॉलंटरी मेरे से पूछ करके। लेकिन इस बार भी मुझे रॉयल्टी मिलेगा, लेकिन रॉयल्टी तय करेगा कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, वो उसके जो सही लगेगा। और आपको पता है जब गवर्नमेंट बॉडी ये तय करेगी तो रॉयल्टी ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा,
देखते हैं जमीन जब गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो क्या रेट देती है, यही आप किसी को बेचते हैं तो क्या रेट लेते हैं। तो या तो खुद, नहीं तो ललचाइएगा तो खुद से क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा परिणाम और नुकसान होगा। और ललचाने के लिए भी कह रहे हैं कि अगर, लेकिन इसका मतलब क्या पहले ही दिन दे दे, कहा नहीं, उनको समय दीजिए क्या करने के लिए। हो सकता है कि वो खुद से बनाना चाह रहे हो, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे तब ना होगा, प्लांट मशीनरी लाएंगे, हो सकता है खुद बनाना चाह रहे हो या किसी को देना चाह रहे हो। कहा गया ऐसे केस में 3 साल के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, कंपलसरी पेटेंट का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप सिप्ला कंपनी है, मैंने वैक्सीन बनाया, अगर मैंने आपको लाइसेंस नहीं दिया, आपको नहीं किसी को लाइसेंस नहीं दिया, तो आप आ सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग के, लेकिन कितने दिन के बाद, जब से मुझे लाइसेंस मिला उसके कितने दिन के बाद, 3 साल के बाद। और कह रहे हैं कि कंट्रोलर ऑफ पेटेंट कैन टर्मिनेट कंपलसरी लाइसेंस इफ इट इज नो मोर रिक्वायर्ड। मतलब ये कि अगर मैंने उनको फिर बोला कि मैं खुद से अब चीजों को बना लूंगा, देखिए मैंने प्लांट मशीनरी सब लगा लिया है, तो वैसे केस में आपको जो उन्होंने कंपलसरी लाइसेंस दिया है वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब वो मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन आपने जितना पीस बना लिया उसको ध्यान में रखते हुए आपको मौका देंगे उन चीजों को क्या करने का, बेचने का, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहां कह रहे कि पेटेंट इज नॉट डूइंग वॉलंटरी लाइसेंस, ये तब जब आपने क्या नहीं दिया है, किसी को वॉलंटरी लाइसेंस नहीं दिया है, तब वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ये चीज। ललचाने के लिए जो है वो पेटेंट नहीं होता है। ललचाने पे मैं आपको एक दुखभरी अपनी कहानी सुनाऊं, हमारे भाई बहनों की ही है। मैं 3 भाई बहन, मैं सबसे बड़ा भाई बहन में, भाई मुझसे छोटा, सबसे छोटी बहन। तो मेरे और मेरे सिस्टर में कोई भी 36 का आंकड़ा नहीं रहता था, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा छोटी, तो मेरे से झगड़ा नहीं होता था, पढ़ा रहा हूं तो मैं पीटूंगा या नहीं पीटूंगा। भाई के साथ डॉग फाइट चलता था, जबकि भाई भी बड़ा था लेकिन थोड़ा कम गैप था, तो दोनों लड़ते थे। तो मेरा भाई दोनों तरफ से कमांड संभालता था, सिस्टर से भी लड़ता था, मुझसे भी लड़ता था, दोनों के बीच में ही था, तो दोनों में से किसी से ज्यादा दूरी नहीं थी, तो दोनों से लड़ता था। अब चॉकलेट वगैरह अगर दिया गया, एक तो ओकेजनली मिलता था, हम लोग गरीब थे, तो चॉकलेट वगैरह जो है वो ओकेजनली मिला, तो मुझे भी मिला, भाई को मिला, सिस्टर को मिला। मैं खाता था मॉडरेट स्पीड से। मॉडरेट स्पीड का मतलब सामान्य स्पीड की चॉकलेट जैसे खाया जाता है। मेरा भाई जो है वो ऐसे खाता था जैसे जिंदगी में पहली बार देखा है। और अगर कोई इंसान बैठा हुआ है तो जान के जलील करने के लिए, आज कितने साल बाद चॉकलेट मिला है, जानबूझ करके, ताकि मम्मा को ये बुरा लगे, गुस्सा करे, और जो है वो मम्मा इशारा दे के बाद में और देंगे, तो तब तक वो ऐसे करते रहता था। तो वो ऐसे चॉकलेट खाता था जैसे उसे मिला ही नहीं। मतलब मैं रैपर खोला, खाया, वो तो कब खोला कब खाया कुछ नहीं, रैपर भी अगर हाँ उधर दिख गया तो दिख गया, वरना वो भी गायब इधर उधर, क्योंकि उसका भी चूस चूस करके भी खत्म कर देता था। अगर कुछ ऐसे चॉकलेट नहीं होते जो थोड़े मेल्ट हो गए तो साइड में लगा रह गया, और जब चॉकलेट खत्म हो जाए तो साइड में चाटने का मजा ही कुछ और है। मेरी सिस्टर जो है वो क्या करती थी, उसे ललचाने में बड़ा मजा आता था, मुझे नहीं। मैंने बोला ना, मेरे से कोई पंगा नहीं होता था भाई के साथ। और करती क्या थी, चॉकलेट ली और उसके रैपर को, जब भाई खा लिया तो मैं तो खा चुका, भाई भी खा लिया, अब सिस्टर बची है, तो मैं तो अपना काम खत्म करके निकल गया। भाई जो है वो ऐसे देख रहा है बहन को, क्योंकि वो जो है रैपर खोल रही है और करे कुरकुर 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 कुरकुर, कितना जो है वो कुरकुर करता है, इसका जो है वो पॉलिथीन बड़ा अच्छा लगता है ये आवाज सुनने में, हाँ बड़ा मजा आ रहा है। फिर ऐसे खोली, और खोलने के बाद जितना थोड़ा सा निकल सकता उतना थोड़ा सा ऐसे की, और तब जीप पे ले, ओह कितना यम्मी इसका टेस्ट है, बहुत मजा आ रहा है। तो भाई बोल रहा है, छोटी बहन दे। अब छोटी बहन, ऐसे तो सफिक्स प्रीफिक्स के साथ नाम लिए जाते थे, अभी जो है वो छोटी बहन दे। क्यों, तूने अपना खाया मुझे दिया था, लालची कहीं का, दूसरे की चीज पे नजर रखता, उसको भी मौका लगा बोलने का। फिर छोटी बहन दे, प्यारी बहन दे, और वो बस ऐसे खोट खोट के खा रही है ऐसे करके। क्यों क्यों दूं, छोटी बहन दे, खत्म उसके हाथ से, किसके पेट में गया। अब ललचाने का फायदा देखिए, मैं तो आराम से खा लिया, मेरे पेट में चला गया, भाई के भी चला गया, लेकिन ये जो ललचाने का काम की, तो ये ललचाना क्या पड़ गया। कहा गया कि पेटेंट यूज करने की चीज है, या तो खुद बनाइए या क्या कीजिए, अगर थोड़ा तोड़ के दे देती तो बचा हुआ क्या करती,
अब कुछ भी नहीं। तो यही चीज अगर आप खुद नहीं कीजिएगा तो कंपलसरी क्या किया जाएगा, लाइसेंस दे दिया जाएगा। डन कीजिए और इस पे भी कहीं मार्क कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्राइस कंट्रोल के लिए फिर बताऊंगा, आरटीपी यूटीपी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है बना हुआ वो हमारे देश में। ईबीसीएल पढ़े हैं, अभी उस ग्रुप में नहीं है ना। ईबीसीएल सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। नहीं उनसे कह रहा, वो शायद ग्रुप 1 में ही है, इसीलिए आपकी तो होगी ही। तो उसमें आप पढ़ेंगे, दिया हुआ है कि कोई मोनोपोली नहीं कर सकता। उसके लिए हमने 3 कानून बनाए थे। एक बनाया था एमआरटीपी एक्ट 1969 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1986 में, और अब कंपटीशन एक्ट है। तो उसके लिए हमने इंतजाम किया हुआ है। चलिए ध्यान से अब 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा, फिर आइएगा इस पे। हमने पेटेंट में, ध्यान से, पेटेंट में हमने जो है पेटेंट का मतलब देख लिया, किन किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिलेगा वो देख लिया। पेटेंट जो है वो किस तरीके से मिलेगा देख लिया, कंप्लीट और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। फिर हमने दिया कैसे उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, कितने दिन उसका लाइफ है ये देख लिया। फिर हमने जो है उसके लाइसेंसिंग प्रोसेस देख लिए। मैंने 2-3 चीज आपको जो है वो ज्यादा पढ़ाया, जो आपके सिलेबस में थोड़ा सा मेंशन है, जो आपके नोट्स जब मैं निकालूंगा तो आप देख लीजिएगा और खुद आप मार्क कर लीजिएगा कि हाँ ये चीज सर एक्स्ट्रा है और उसमें हमें ध्यान रखना है। इसमें और भी बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट दूर दूर तक नहीं है। जैसे, क्योंकि वो डाल दिया गया प्रोफेशनल में, डिटेल में। जैसे अब अगर मान लीजिए कि कोई भी, जिनको आपने वॉलंटरी लाइसेंस दिया या जिनको कंपलसरी लाइसेंस मिला या जिनको जो है वो पेटेंट मिला, इनके अलावा अगर कोई बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इन्फ्रिंजमेंट। और अगर इन्फ्रिंजमेंट करेगा तो उस केस में क्या लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो हमें पढ़ने थे कितने एक्ट कंज्यूमर, इसमें आपके जो है वो आईपीआर में 5 एक्ट हमें पढ़ने थे। एक बार जरा देखिए, यही 5 एक्ट हमें पढ़ने थे ना, 5 एक्ट। इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट बना था, पेटेंट एक्ट। लेकिन अगर किसी ने जो है वो बुक लिखा, अच्छी मूवी बनाई, बहुत अच्छा सॉन्ग लिरिक्स वगैरह लिखा, कंप्यूटर प्रोग्राम किया, आर्टिस्टिक वर्क किया, क्या उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? तो कहा उसे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, और कौन कौन से ऐसे चीज है जिस पे कॉपीराइट मिलता है, किन किन कंडीशंस को जो है वो क्या करके फुलफिल करके जो है वो कॉपीराइट मिलता है। और साथ ही साथ कहा गया कि कॉपीराइट के केस में भी जो है क्या कोई टाइम लिमिट है, क्योंकि कॉपीराइट तो बड़े अलग अलग चीज आपने बोला, क्या क्या प्रोटेक्शन लोगों को मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, इन्फ्रिंजमेंट के केस में क्या होगा। तो ये हमारा होगा अगला हमला, किस पे, कॉपीराइट पे, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। किस चीज पे, कॉपीराइट पे। कॉपीराइट का सिलेबस आपके कोर्स में काफी ज्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहां से क्या होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस के चांसेस बनते हैं। तो जितना ज्यादा सिलेबस है हम लोग तो उससे नॉर्मली क्या करते हैं, ज्यादा ही पढ़ते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चीज आपको बताया है उसको क्या करेंगे, अच्छे से जो है आप रिवाइज कर लेंगे सारे चीजों को, और लिखने वाला काम जरूर शुरू कर लेंगे। कल प्लीज अगले दिन मत बोलिएगा कि सर हमने कॉपी नहीं बनाई। आपके बेटरमेंट के लिए प्लीज इसको डिले मत कीजिए, कम से कम 10 लाइन जरूर लिखिए। अभी से लिखेंगे, यकीन मानिए एग्जाम तक रैंक लग जाएगा। लेकिन अगर अभी आपको लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है, यकीन मानिए पता भी नहीं चलेगा कब जो है वो एग्जाम का डेट आ गया है। तो आराम से अभी से धीरे धीरे पढ़िए बिना बर्डन के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना पढ़िए, तब बर्डन आ जाएगा। अभी से पढ़ेंगे बिल्कुल बर्डन नहीं आएगा। चलिए तो फिलहाल आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच।